हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। इस वीडियो में हम DSSB PRT के लिए जनरल अवेयरनेस की हिस्ट्री देख रहे हैं। ठीक है, इसके पहले भी मैंने 3 वीडियो अपलोड की है हिस्ट्री से रिलेटेड। और जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम इंडिया में मॉडर्न हिस्ट्री में जो है बहुत इम्पॉर्टेंट जो घटनाएँ घटी थी उसको देख रहे थे। तो उसमें मैंने बोला था कि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो थोड़ी चीज़ें हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो वो चीज़ें भी हम देखेंगे, साथ ही में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे, अंग्रेज़ों का भारत के ऊपर जो अधिकार हो गया, जो अंग्रेज़ों ने भारत के ऊपर शासन चलाना शुरू कर दिया, कैसे उनको कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल राइट मिल गई है अंग्रेज़ों को इंडिया के ऊपर, ये भी चीज़ हम इसमें देखेंगे। और मतलब 2-3 पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम देखेंगे कि किस युद्ध के द्वारा या फिर क्या ऐसी घटनाएं हुई थी जिनके द्वारा अंग्रेज़ों को इंडिया के ऊपर इतनी बड़ी राइट मिल गई कि पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल ये राइट्स मिल गई। ठीक है, तो ये भी हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माउंटबेटन योजना ये जून 1947 में माउंटबेटन ने ले आई थी। इसी के बेसिस पे जो है इंडिया और पाकिस्तान अलग हो जाते हैं और फाइनली हमारा इंडिया जो है स्वतंत्र हो जाता है। उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम एक्ट के अनुसार, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो जाता है। थोड़ा सीक्वेंस में चलते हैं, मैंने नीचे लिख दिया था गलती से ये चीज़ें जो पहले हुई थी, तो हम नीचे से ऊपर चलेंगे। देखिए, नमक सत्याग्रह जो है ये 1930 में हुआ था। 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चला था ये। इसमें साबरमती से दांडी तक जो है गांधी जी यात्रा करते हैं। बहुत ही फेमस है, आप जानते ही होंगे नमक सत्याग्रह। तो हमको डेट याद रखनी है, कहाँ से कहाँ तक गए थे ये भी याद रखना है। ठीक है, स्वाधीनता दिवस ये हुई थी आपकी जनवरी 1930 में। 26 जनवरी को ये तय किया गया था। 1930 में कांग्रेस का जब अधिवेशन चल रहा था, तो उसी समय हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने डिस्कस कर लिया था, ये एकदम तय कर लिया था कि हम 26 जनवरी को ही अपनी स्वाधीनता को स्वीकार करते हैं और इसी दिन हम जो है अपना संविधान दिवस भी अगली बार मनाएंगे जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो मतलब एक तरह से कहने का मतलब है स्वाधीनता दिवस इस दिन मनाई गई थी 26 जनवरी को। तो पूछता है कब बनाई गई थी पहली बार, तो ये 1930 में। ठीक है, ये गलत, मैंने दो यहाँ गलत है। अच्छा, पाकिस्तान की मांग सबसे पहले कब हुई थी कि पाकिस्तान बने? अब तक तो ये था कि ये चीज़ें थी कि अंग्रेज़ हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें, किसी का अपना अलग दल बना हुआ, किसी की अपनी पार्टी बनी हुई है, ये चीज़ें। पर पाकिस्तान की जो मांग रखने वाली बात हुई थी ये 23 मार्च 1940 को हुई थी। और ये लाहौर में जब एक मुस्लिम लीग भी पार्टी थी अपनी, तो ये लोग लाहौर में जब अपना अधिवेशन कर रहे थे तो उसमें ये लोगों ने पाकिस्तान की मांग रखी थी। याद रखेंगे आप। कैबिनेट मिशन जो आया था इंडिया में 1946 में। देखिए, ये थोड़ा सीक्वेंस मैंने ऊपर नीचे गलती से हो गया है। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव आपका आया था। इस समय ब्रिटिश के जो हमारे यहाँ जो वायसराय थे वो लिनलिथगो थे। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगस्त प्रस्ताव आता है आपका 1940 में। ठीक है, उसके बाद क्रिप्स मिशन आता है। ये सब लोग का ये कहना रहता है कि आप आंदोलन बंद कर दीजिए, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार होने वाला रहता है, तो ये लोग चाहते हैं इंडियन हमारे साथ रहें, क्योंकि बगैर इंडिया के सैनिकों के हम जीत नहीं पाएंगे, इसलिए इनकी चाल रहती है ये। तो फिर ये क्रिप्स मिशन भेजते हैं इंडियन को बहलाने फुसलाने के लिए, ये 1942 में भेजते हैं। फिर भारत छोड़ो प्रस्ताव फाइनली जो है गांधी जी, नेहरू और पटेल इसमें लीड रोल में रहते हैं, समझ लीजिए। और ये सभी लोग मिलके पैन लेवल पे जो है भारत छोड़ो प्रस्ताव लाते हैं कि अंग्रेजों अब इंडिया से जाओ। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को ये आता है, तो ये याद रखेंगे आप। और शिमला सम्मेलन बुलाया जाता है। इसमें जितने भी इंडिया में दल बने रहते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर मुस्लिम लीग हो या फिर जितने भी पार्टी बनी रहती हैं, प्रिंसली हो, सभी को जो है 25 जून 1945 को बुलाया जाता है। तो इसको बहुत ही फेमस है ये, तो शिमला सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन होता है। ओके, फिर 1946 में हमारे आते हैं कैबिनेट मिशन, जिसको भी इंडियन ठुकरा देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो है एक तरह से स्वतंत्रता एक तरह से नहीं प्रदान करते। इनका कहना रहता है कि जितने भी स्टेट हैं, भले ही वो इंडिया में अगर साथ हो जाते हैं, मतलब इनको जोड़ करके इंडिया को बना, क्योंकि हर छोटे छोटे स्टेट में अपने अपने शासक रहते हैं, कोई प्रिंसली रहता है तो कहीं कुछ और शासन चल रहा होता है। तो इनका कहना रहता है कि जो स्टेट जब चाहे निकल सकता है, ठीक है, भारत से अलग हो सकता है। तो ये चीज़ को पूरी तरह से ठुकरा दिया गया था। तो कैबिनेट मिशन आया रहता है कब? 24 मार्च 1946 को। और इसमें कौन कौन लीड रोल में रहते हैं, मतलब एक तरह से कौन लेके आया रहता है ये? तो लॉरेंस रहते हैं, स्टैफर्ड क्रिप्स रहते हैं और AB अलेक्जेंडर रहते हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। और ये हमने पूरा पढ़ लिया। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो हमने देख लिए।
कुछ ये घटनाएं थी जिनका बहुत रोल है। अब हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों द्वारा ऐसा क्या किया गया था या ऐसी क्या घटनाएं थी जिसके द्वारा इनको जो है इंडिया में बहुत ही मतलब एक तरह से इनका पैर जम गया जो कहते हैं, और इनका पूरा शासन हो गया। तो सबसे पहला जो रहता है प्लासी का युद्ध, जो कि 1757 में होता है। एक्चुअली इसमें क्या होता है, बंगाल के जो नवाब रहते हैं सिराजुद्दौला, ठीक है, वो चाहते नहीं है कि क्यों अंग्रेज़ जो है फ्री में बिना टैक्स दिए जो है व्यापार कर रहे हैं या फिर यहाँ से चीज़ें ले जा रहे हैं। तो उस वक्त अंग्रेज़ों में वायसराय कौन रहता है, मतलब उस वक्त अंग्रेज़ों का यहाँ पे हेड कौन कर रहा होता है, रॉबर्ट क्लाइव रहते हैं, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में युद्ध होता है और सिराजुद्दौला हार जाते हैं, क्योंकि सिराजुद्दौला के साइड के ही जो रहते हैं सैनिक और सेनापति, वो ही अंग्रेज़ों से मिल जाते हैं। अंग्रेज़ बोलते हैं कि आप हमारे साथ रहिए तो हम आपको अगली बार क्या गद्दी दिला देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ होती है और ये काफ़ी निर्णायक होता है, क्योंकि प्लासी के युद्ध के बाद पूरे बंगाल एक बहुत बड़ी चीज़ होती है उस वक्त। बंगाल में टैक्स और बंगाल का उस वक्त इतना ज़्यादा ग्रोथ रहता है कि ये लोग चाहते हैं बंगाल में हमको फ्री टैक्स, बिना टैक्स दिए जो है व्यापार का अधिकार मिल जाए, ठीक है। तो फाइनली बंगाल के सिराजुद्दौला हार जाते हैं प्लासी के युद्ध में, और ये मुर्शिदाबाद में होता है 23 जून 1757 को। तो इस युद्ध के बाद जो है इनको थोड़ा सा ये हो जाता है कि अब तो बंगाल भी हमारे हाथ में है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये आपको याद रखना है, प्लासी का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बक्सर का युद्ध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है जब बंगाल का युद्ध हो जाता है तो सिराजुद्दौला तो हार जाते हैं, इनकी मृत्यु भी हो जाती है। इसके बाद मीर कासिम को जो है अंग्रेज़ जो है बना देते हैं, गद्दी पे बिठा देते हैं और कहते हैं कि आप तो हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा आपको, ठीक है। पर क्या होता है, मीर कासिम जो है भड़क जाते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ जो है उनसे ज़बरदस्ती काम करवाते हैं और जहाँ मन चाहे वहाँ पे व्यापार करते हैं फ्री में, तो जो इनको मंजूर नहीं रहता है मीर कासिम को। तो मीर कासिम और उसी तरह से इसी तरह परेशान रहते हैं अवध के भी नवाब सुजाउद्दौला। तो सुजाउद्दौला और बंगाल के जो नवाब रहते हैं, ये दोनों लोग मिलके मुग़ल शासक जो उस वक्त रहते हैं शाह आलम द्वितीय फॉर एवर, देखिए वट एवर की ये रहता है, भले ही मुग़ल का उस वक्त ये वर्चस्व नहीं बचा रहता है, बट स्टिल मुग़ल वॉज द वन जिसके अंतर्गत पूरा इंडिया का बहुत बड़ा लेवल जो है, इंडिया का बहुत बड़ा क्षेत्र जो है उनके अंतर्गत अभी भी रहता है, ठीक है। तो ये लोग तो ये बक्सर के युद्ध की तैयारी करते हैं ये लोग, और नवाब के सुजाउद्दौला और बंगाल के मीर कासिम ये लोग जाते हैं शाह आलम के पास, ठीक है। मुग़ल के सम्राट शाह आलम सेकंड, ये याद रखेंगे, शाह आलम द्वितीय रहते हैं ये, ठीक है। इनके पास जाते हैं और बोलते हैं कि हमें सभी को मिलकर अंग्रेज़ों को भगाना है, तो हमें लड़ना होगा, ठीक है। पर ये भले सोचा तो ये लोगों ने सही रहता है, पर ये लोग अंग्रेज़ों से हार जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी हार होती है। इनकी हार नहीं होती है, समझ लीजिए पूरी इंडिया की हार होती है, क्योंकि मुग़ल उस वक्त सबसे बड़ा शासक होता है पूरे इंडिया में। पूरे इंडिया का बहुत बड़ा लेवल क्षेत्र जो है मुग़ल के अंतर्गत आता है। अब जितना भी वो क्षेत्र है वो सब अंग्रेज़ों के अंतर्गत आ गया, क्योंकि ये सभी लोग जो है हार जाते हैं। और अंग्रेज़ों को भी इससे वो हो जाता है कि यार हमने कितनी बड़ी पावर को हरा दिया है, जो इंडिया को पूरा संभालता था उसे ही हमने हरा दिया है, ठीक है। ये तो मतलब फिर भी स्टेट रहते हैं एक तरह से, जगह जगह के मतलब अपने अपने क्षेत्र के रहते हैं, पर ये पूरे इंडिया लेवल पे रहता है मुग़ल। तो इन तीनों को हराने के बाद से जो है अंग्रेज़ों का अब अलग ही वो रहता है। ये आपको याद रखना है कि बक्सर का युद्ध, इसमें जीत अंग्रेज़ों को हुई थी, ये तीनों हार गए थे। कब हुआ था, 1764 23 अक्टूबर को हुआ था। और इसमें कौन लीड कर रहा था इस युद्ध को, ये बहुत ज़रूरी है, हेक्टर मुनरो, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, हेक्टर मुनरो। और प्लासी के युद्ध में कौन था, रॉबर्ट क्लाइव थे, ठीक है। अब इस युद्ध के बाद बिल्कुल मौका नहीं गंवाना है अंग्रेज़ों को। अंग्रेज़ों ने सोचा कि अब तो हमारे पास सब कुछ आ जाना चाहिए। फिर जो मास्टरमाइंड रहता है रॉबर्ट क्लाइव, ये समझ लीजिए एकदम सबसे शातिर ये रहते हैं। तो आते हैं रॉबर्ट क्लाइव दोबारा से, ठीक है, दोबारा से आ जाते हैं वायसराय के तौर पे और गवर्नर के तौर पे, सॉरी। तो दोबारा आ जाते हैं रॉबर्ट क्लाइव और इलाहाबाद की संधि को लेकर के मांग रखते हैं। मांग क्या रहता है इनको कि सबसे पहले तो ये बोलते हैं कि अब हमको राजनीतिक और संवैधानिक भागीदारी मिल जानी चाहिए, मतलब हम इंडिया के हित में या मतलब जो भी है, अब वो अधिकार हमारे पास है कि हम भी फैसले लेंगे। अभी तक ये मात्र एक ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से थे, ये कंपनी थे। कंपनी आप जानते हैं कंपनी का क्या रोल है, कि वो आई व्यापार की चली गई। अब ये इंडिया के पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल ये सारी चीज़ों में अब ये इनका हाथ आ गया, ठीक है। अंग्रेज़ों ने बोला कि आप हमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दे दीजिए। अच्छा, दीवानी वर्ड बहुत जगह आपने पढ़ा होगा। दीवानी का मतलब होता है टैक्स कलेक्शन,
ठीक है, सरकार कैसे पैसे लेती है, जो भी सामान बेच रही है उस पे जो टैक्स है उससे उनको पैसे मिलते हैं। तो इनका भी यही था कि अब जो भी टैक्स होगा वो हम कलेक्ट करेंगे, ठीक है, इन इन इलाकों से। और समझ लीजिए बंगाल, बिहार, उड़ीसा तो इंडिया की एक तरह से कह लीजिए व्यापार, या सॉरी व्यापार नहीं, इकोनॉमिक समझ लीजिए बैकबोन थी ये उस वक्त, ठीक है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यहाँ से सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट होता था और सबसे ज़्यादा हर तरह का बिजनेस भी यहीं पे था, ठीक है। इकोनॉमी जो कहते हैं ना, सबसे ज़्यादा रिच इकोनॉमिकल था ये, ठीक है। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी इनको मिल जाती है। दूसरी चीज़, इनको संवैधानिक और राजनीतिक अधिकार मिल जाते हैं। तो इलाहाबाद की संधि 1765 में होती है रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम सेकंड के बीच में। ये याद रखिएगा कि बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था हेक्टर मुनरो के प्रेजेंस में, बट जब इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में तो उसमें रॉबर्ट क्लाइव प्रेजेंट रहता है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और शाह आलम द्वितीय और इनके बीच में ये होता है, ठीक है। तो ये 3 ऐसे निर्णायक युद्ध थे जिनकी वजह से जो है अंग्रेजों को एक तरह से इंडिया पे अधिकार मिल गया व्यापार से भी आगे बढ़ने का, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो मैंने कोशिश की थी पूरी समझाने की, और इसमें मैंने मात्र 3 युद्ध इसलिए मेंशन किए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। इसके बाद अगली वीडियो में हम और भी चीज़ों को देखेंगे हिस्ट्री से संबंधित। वैसे एक और बात, मैं पॉलिटी से संबंधित जितनी भी आपके डीएसएसबी में आने के चांसेस हैं, जितने जितने जैसे चैप्टर, जैसे फंडामेंटल राइट हो गया, डीपीएसपी हो गया, और भी जितनी चीज़ें, पंचायती राज हो गई, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी है, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए ही मैंने पढ़ाया है कि क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। और पॉलिटी कंप्लीट हो गई है तो मैं हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ इस वक्त, बाकी चीज़ें भी देखेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। पढ़ाई करते रहें, बेस्ट ऑफ लक। और एक और चीज़, आप शॉर्ट जरूर देखेंगे। मैं एक बात आपसे बोल देती हूँ, अगर आप शॉर्ट पूरी देख लेते हैं जितने भी मैंने अपलोड किए अब तक, तो यकीन मानिए 1 से 2 क्वेश्चन तो आपको वहीं से फंस जाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के शॉर्ट डाले हैं और उसको ट्रिक के माध्यम से मैंने पढ़ाया है। ऐसी चीज़ें जो कि जनरली हम ऐसे याद नहीं कर पाते हैं, पर ट्रिक के माध्यम से आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आप शॉर्ट्स वीडियो जितने भी हैं आप ज़रूर जाके देखेंगे, और उन सभी को ट्रिक को आप, मैंने वैसे टेलीग्राम में उसको सारे के सारे पिक्स को शेयर भी किया है, और इसकी भी पीडीएफ मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो आप उसको टेलीग्राम से जाके लोड कर सकते हैं या फिर खुद से ही नोट बना सकते हैं, ठीक है। वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, चलिए पढ़ाई करते रहें, बेस्ट ऑफ लक।